नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा देखेंगे दोस्तों आज। और ये पार्ट 1 रहेगा और इसके अंतर्गत दोस्तों हम जो राज्य चिन्ह है उसको देखेंगे और राज्य पुष्प, राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष और राज्य पशु के बारे में दोस्तों आज की क्लास में जानेंगे। और इनसे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, उत्तराखंड राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे में आज हम जो है आपको बताएंगे राज्य चिन्ह में जो है राज्य चिन्ह क्या है और उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसी प्रकार राज्य पुष्प और राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य पशु, इन सभी के बारे में दोस्तों डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का गठन किस प्रकार से हुआ है आप सभी जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर जो है 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र का जो है 27वें राज्य के रूप में गठन हुआ। यानी कि उत्तराखंड का जो गठन हुआ दोस्तों वो कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ। और ये गठन कैसे हुआ? उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर जो है उत्तराखंड बनाया गया। और उत्तराखंड दोस्तों भारतीय गणतंत्र का 27वें क्रम का जो है राज्य है उत्तराखंड। और हिमालयी राज्यों में 11वें राज्य के रूप में गठन हुआ है। यानी कि हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का 11वां नंबर है, याद रखेंगे, पूछा गया है क्वेश्चन। और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। यानी कि पहले नाम क्या था? उत्तरांचल था। ठीक है, तो उत्तरांचल से उत्तराखंड कब किया गया ये पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि पहले क्या था? पहले था उत्तरांचल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम कब किया। तो याद रखेंगे 1 जनवरी 2007 को जो है उत्तरांचल से नाम उत्तराखंड किया, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। यहाँ से 13 हिमालयी जिलों को काटकर बनाया गया उत्तराखंड को। और गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को हुआ। और भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है उत्तराखंड और हिमालयी राज्यों में 11वें नंबर का। ठीक है, और उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम कब किया गया? 1 जनवरी 2007 को किया गया। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। राज्य गठन के बाद दोस्तों उत्तराखंड में 2001 में क्या हुआ देखिए। राज्य गठन के बाद 2001 में प्रदेश सरकार ने राज्य के लिए प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया, जिसका जो वर्णन है अधोलिखित है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का जो गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ। और 2001 में क्या किया गया? 2001 में उत्तराखंड सरकार ने जो है राज्य के लिए प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य जो है, यानी कि उत्तराखंड सरकार ने जो है दोस्तों राज्य के लिए प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया? तो याद रखेंगे कब किया? 2001 में किया प्रतीक चिन्हों का निर्धारण। ठीक है, पूछा जा सकता है, याद रखें। तो पहला हम देखेंगे राज्य चिन्ह। ठीक है, तो राज्य चिन्ह के बारे में आप सभी जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। देखिए, शासकीय कार्यों के लिए स्वीकृत राज्य चिन्ह में उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप की झलक मिलती है। और जो राज्य चिन्ह है दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। और ये लोगो आपने कई बार देखा होगा दोस्तों। तो दोस्तों जो राज्य चिन्ह है इसमें क्या क्या होता है, कितनी पर्वत चोटियां होती हैं, गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस चिन्ह में जो है दोस्तों 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला और उसके नीचे गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। और बीच में स्थित चोटी जो है, जो बीच वाली जो चोटी है वो अन्य दोनों चोटियों से ऊंची है। और उसके मध्य में अशोक की लाट अंकित है। अशोक की लाट के नीचे जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया वाक्य जो है क्या है? सत्यमेव जयते लिखा है। तो याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जो राज्य चिन्ह है उत्तराखंड का उसमें कितनी पर्वत चोटियां हैं पूछा जाता है। तो 3 पर्वत चोटियां हैं। कौन कौन सी हैं 3 पर्वत चोटियां? एक ये हो गया, एक ये और एक ये। ठीक है, तो 3 पर्वत चोटियां और जिसके नीचे गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। देखिए, 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 गंगा की लहरें जो है दर्शाई गई हैं। और बीच में स्थित चोटी अन्य दोनों चोटियों से ऊंची है। यानी कि जो
ये वाली चोटी है जो, ये सबसे ऊंची है दोनों चोटियों से, और उसके मध्य में अशोक की लाट अंकित है, अशोक की लाट अंकित है, ठीक है। और अशोक की लाट के नीचे जो है क्या लिखा गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया वाक्य सत्यमेव जयते लिखा है। तो इस यहाँ पर जो है दोस्तों, एक मिनट देखिए, यहाँ पर जो आपका अशोक की लाट है, यहाँ नीचे यहाँ पर जो है क्या लिखा गया है, सत्यमेव जयते लिखा है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो आपका दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, पूछा जाता है तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो सारे फैक्ट याद रखने हैं राज चिन्ह से। 3 पर्वत चोटियाँ और गंगा की 4 लहरें, साथ ही साथ दोस्तों अशोक की लाट के नीचे जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया वाक्य सत्यमेव जयते लिखा है, तो याद रखेंगे दोस्तों। और ये गंगा की जो 4 लहरें हैं ये पूछी गई हैं दोस्तों पिछले परीक्षाओं में, तो याद रखेंगे इसको। चलिए राज्य चिन्ह के बाद बात करें राज्य पुष्प की। तो दोस्तों राज्य पुष्प आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है, ब्रह्म कमल है, याद सभी आप जानते हैं। और इसका खिलने का जो समय है दोस्तों वो है जुलाई से सितंबर, यानी कि ये दोस्तों मात्र 3 माह जो है, जुलाई, अगस्त और सितंबर जो है, इन 3 महीनों में जो है दोस्तों ये खिलता है, ठीक है। बात करें वैज्ञानिक नाम की, तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, इसका वैज्ञानिक नाम है सोसोरिया अबवेलिटा, ठीक है। नाम याद रखेंगे, वैज्ञानिक नाम क्या है ब्रह्म कमल का, सोसोरिया अबवेलिटा, याद रखेंगे। मध्य हिमालयी क्षेत्र में दोस्तों 4800 से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है ब्रह्म कमल। ये पूछा जा सकता है आपको कि कितनी ऊंचाई पर जो है ब्रह्म कमल पाया जाता है, तो 4800 से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों ब्रह्म कमल पाया जाता है। उसके बाद अगला फैक्ट है, देखिए ब्रह्म कमल जो है किस कुल का पौधा है, आपको पूछा जाता है। तो ब्रह्म कमल दोस्तों एस्टेरेसी कुल का पौधा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों पहले। तो ब्रह्म कमल दोस्तों आपको पूछा जा सकता है किस कुल का पौधा है, तो ये है आपका एस्टेरेसी कुल का पौधा है। उत्तराखंड में दोस्तों ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां हैं पूछा जाता है, तो 24 प्रजातियां हैं उत्तराखंड में, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला फैक्ट है, और पूरे विश्व में दोस्तों 210 प्रजातियां पाई जाती हैं ब्रह्म कमल की। अगर आपको पूछा जाता है कि विश्व में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। और दोस्तों ये ब्रह्म कमल जो होता है, इसका जो पुष्प होता है ब्रह्म कमल, इसका रंग कैसा होता है पूछा जाता है, तो बैगनी रंग का होता है दोस्तों, ठीक है। ये पूछा गया है कि ब्रह्म कमल पुष्प का रंग कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है, आप याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड के जो है फूलों की घाटी, केदारनाथ, पिंडारी ग्लेशियर आदि क्षेत्रों में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इनका अगर आपको पूछा जाता है कि ब्रह्म कमल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ब्रह्म कमल दोस्तों फूलों की घाटी, चमोली, केदारनाथ, पिंडारी ग्लेशियर, बागेश्वर आदि क्षेत्रों में दोस्तों ये बहुत पाया जाता है ब्रह्म कमल, याद रखेंगे। चल, इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए मात्र 3 माह जो है दोस्तों ब्रह्म कमल खिलता है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है कि ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो ब्रह्म कमल को दोस्तों स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, कौल पदम कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में, ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है, कौल पदम कहा जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला फैक्ट है दोस्तों, ब्रह्म कमल पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, आपको पूछा जा सकता है कि ब्रह्म कमल पौधे की जो है ऊंचाई कितनी होती है, तो 70 से 80 सेंटीमीटर जो है ऊंचाई होती है ब्रह्म कमल पौधे की, क्लियर है, आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए ब्रह्म कमल का उल्लेख वेदों में भी मिलता है, और महाभारत के वन पर्व में से क्या कहा गया है, सौगंधिक पुष्प कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया है, ठीक है। तो ब्रह्म कमल को महाभारत के वन पर्व में क्या कहा गया है, अगर आपको पूछा जाता है तो सौगंधिक पुष्प कहा गया है, क्लियर है। ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं।
और पौराणिक मान्यता के अनुसार दोस्तों क्या है पौराणिक मान्यता कि जो दोस्तों ये ब्रह्म कमल पुष्प है, इस पुष्प को जो है केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में इसको बांटा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे कि पौराणिक मान्यता क्या है ब्रह्म कमल के बारे में। ठीक है, तो पौराणिक मान्यता क्या है कि इस पुष्प को जो है केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में इसको बांटा जाता है। तो दोस्तों सारे फैक्ट आपको याद रखनी है राज्य पुष्प ब्रह्म कमल से। ठीक है, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का खिलने का समय बताया मैंने आपको, जुलाई से सितंबर के मध्य में खिलता है। और ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अब वेलेटा। और कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, 4800 से लेके 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है ब्रह्म कमल। और ब्रह्म कमल दोस्तों एस्टेरेसी कुल का पौधा है, मैंने बताया आपको। और उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां जो है पाई जाती हैं। और पूरे विश्व में जो दोस्तों इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। और ब्रह्म कमल पुष्प का जो रंग होता है वो बैंगनी होता है, मैंने बताया आपको। और साथ ही साथ उत्तराखंड में दोस्तों ब्रह्म कमल कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, फूलों की घाटी, केदारनाथ, पिंडारी ग्लेशियर आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। और स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है, कौल पदम कहा जाता है दोस्तों। और महाभारत के वन पर्व में जो है ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है। ठीक है, और ब्रह्म कमल पौधे की जो ऊंचाई होती है वो होती है 70 से 80 सेंटीमीटर। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। राज्य पुष्प के बाद दोस्तों हम बात करेंगे राज्य पक्षी के बारे में। तो राज्य पक्षी क्या है, तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है, जिसको हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे, कभी आपको पूछा जाता है कि हिमालय का मयूर किसको कहा जाता है, तो मोनाल को ही कहा जाता है, याद रखेंगे। तो साथ ही साथ इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, तो मोनाल का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, तो लोफोफोरस इम्पीजेनस वैज्ञानिक नाम है मोनाल का। और इसका प्रिय आहार या प्रिय भोजन क्या है, आलू है दोस्तों। ये पूछा गया है कि मोनाल का प्रिय भोजन जो है प्रिय आहार क्या है, तो आलू है दोस्तों। और ये आलू की खेती को जो है बहुत नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो देखिए संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में 2500 से लेके 5000 मीटर की ऊंचाई वाले घने जंगलों में पाई जाती है मोनाल। ठीक है, मोनाल दोस्तों ये मादा पक्षी होती है और डफिया जो है नर पक्षी होता है। और ये दोनों दोस्तों एक ही प्रजाति के पक्षी हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो मोनाल और डफिया दोस्तों एक ही प्रजाति के पक्षी हैं। मादा को कहते हैं मोनाल और नर को बोलते हैं डफिया। तो ये दोनों नाम याद रखेंगे, डफिया और मोनाल। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है, जिसको हिमालय का मयूर कहा जाता है। और यह दोस्तों ऊंचाई की बात करें तो 2500 से लेके 5000 मीटर की ऊंचाई वाले घने जंगलों में पाया जाता है। और मोनाल एक मादा पक्षी है और डफिया जो है एक नर पक्षी है, लेकिन दोनों की प्रजाति जो है एक ही है। ठीक है, देखिए पूछा जाता है कि उत्तराखंड के अलावा दोस्तों किस राज्य का राज्य पक्षी है मोनाल, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी क्या है, मोनाल है। जैसे उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है, मोनाल है, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, मोनाल है। और देश का पूछा जाता है तो देश का नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपने पढ़े हैं दोस्तों, तो इनको याद रखने हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी मोनाल है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोनाल है। तो दो ये आप याद रखेंगे। राज्य और देश पूछा जाता है तो किस देश का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल है, ये भी पूछा जाता है, तो ये याद रखेंगे दोनों फैक्ट। उसके बाद देखिए उत्तराखंड, कश्मीर, असम, नेपाल में जो है स्थानीय भाषा में इस पक्षी को मन्याल या मुनाल नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है आपको कि उत्तराखंड में जो है मोनाल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो मन्याल या मुनाल कहा जाता है, याद रखेंगे। उत्तराखंड के साथ साथ कश्मीर, असम और नेपाल में दोस्तों इसको जो है स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, मन्याल या मुनाल कहा जाता है, याद रखेंगे। बात करें दोस्तों मोनाल का रंग, तो दोस्तों मोनाल का रंग कैसा होता है,
ये याद रखेंगे। नीले काले हरे आदि रंगों के मिश्रण वाले इस पक्षी की पूंछ हरी होती है। तो इसका जो रंग होता है दोस्तों मोनाल का, नीले काले हरे आदि रंगों के मिश्रण होता है, ठीक है, नीले काले हरे का। और इस पक्षी की पूंछ जो है कैसी होती है, हरी होती है दोस्तों, ये याद रखेंगे। और यह पक्षी दोस्तों अपना घोंसला नहीं बनाती है, अपितु किसी चट्टान या पेड़ के छिद्र में जो दोस्तों अंडा देती है। तो आपको याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है कि मोनाल जो है घोंसला बनाती है या नहीं बनाती है। तो याद रखेंगे जो राज्य पक्षी है मोनाल, तो राज्य पक्षी मोनाल दोस्तों अपना घोंसला नहीं बनाती है, ठीक है। वह जो है दोस्तों चट्टान या फिर पेड़ की छिद्र में जो है अंडा देती है, याद रखेंगे। और मांस व खाल के लिए दोस्तों मोनाल का शिकार जो है अधिक होता है, इसको आप याद रखेंगे। तो आपने दोस्तों राज्य पक्षी मोनाल से सारे फैक्ट देखे, तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। मोनाल जो है दोस्तों जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, इसको हिमालय का मयूर कहते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 2500 से लेके 5000 मीटर की ऊंचाई वाले जो है घने जंगलों में पाई जाती है दोस्तों। और मोनाल तथा डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, और मादा को मोनाल कहते हैं और नर को डफिया कहते हैं। ये पूछे जाते हैं दोस्तों, इनको याद रखेंगे। और उत्तराखंड के अलावा किस राज्य का राज्य पक्षी मोनाल है, तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी मोनाल है। और देश की बात करें तो नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल है। जिस प्रकार उत्तराखंड में मोनाल दोस्तों पाया जाता है, ये आपका जो है अन्य जगह भी पाया जाता है, जैसे कश्मीर, असम, नेपाल आदि स्थानों में पाया जाता है। तो उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, ये पूछा जाता है। तो उत्तराखंड, कश्मीर, असम, नेपाल में इसको स्थानीय भाषा में मन्याल या मुनाल नाम से जाना जाता है। मोनाल के रंग की बात करें तो इसका रंग जो है नीले काले हरे आदि रंगों के मिश्रण से होता है, मिश्रण वाला होता है। और इस पक्षी की जो है पूंछ जो है कैसी होती है, हरी होती है। और साथ ही साथ जो मोनाल पक्षी है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, और चट्टान व पेड़ की छिद्र में जो है वो क्या करती है, अंडा देती है, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं राज्य वृक्ष बुरांस के बारे में। तो उत्तराखंड का दोस्तों राज्य वृक्ष क्या है, बुरांस है, आप सभी जानते हैं। पूछा जाता है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है, तो बुरांस है। और बुरांस दोस्तों एक सदाबहार वृक्ष है, ठीक है, याद रखेंगे। बात करें ऊंचाई की, तो दोस्तों ये 1500 से लेके 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। याद रखेंगे, आपको ऊंचाई पूछी जा सकती है कि बुरांस जो है किस ऊंचाई पर पाया जाता है, तो 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। बुरांस के फूलों का रंग जो है कैसा होता है, आप सभी ने देखा होगा, चटक जो है लाल होता है। और बुरांस के पेड़ों पर दोस्तों मार्च अप्रैल माह में फूल खिलते हैं। और ऊंचाई बढ़ने पर फूलों का रंग जो है दोस्तों कैसा हो जाता है, गहरा लाल और हल्का लाल मिलता है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं कि राज्य वृक्ष जो है बुरांस, ये एक सदाबहार वृक्ष है। ये दोस्तों आपका 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। और बुरांस के फूलों का रंग जो है चटक लाल होता है। और पूछा जाता है कि बुरांस का खिलने का समय आपको पूछा जाता है, तो बुरांस खिलने का समय जो है दोस्तों मार्च अप्रैल माह में जो है इसमें फूल खिलते हैं दोस्तों। और जितनी ऊंचाई पर हम चलेंगे तो उतनी ऊंचाई में जाके दोस्तों क्या होगा, जैसे जितनी ऊंचाई पर पेड़ होंगे तो ऊंचाई के अनुसार दोस्तों इसमें जो कलर होता है फूलों का वो चेंज हो जाता है, यानी कि फूलों का रंग जो है गहरा लाल हो जाता है और हल्का लाल हो जाता है। और अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो इसका जो कलर है वो आपको सफ़ेद रंग का मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट जो है 11,000 फुट की ऊंचाई पर सफ़ेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। 11,000 फुट की ऊंचाई पर कैसे बुरांस पाए जाते हैं, आपके सफ़ेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं। और साथ ही साथ याद रखेंगे बुरांस का वानस्पतिक नाम क्या है, ये पूछा जाता है। तो बुरांस का वानस्पतिक नाम क्या है, रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, ठीक है, याद रखेंगे रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम जो है वानस्पतिक नाम है बुरांस का। उसके बाद देखिए दोस्तों बुरांस के पत्ते जो हैं मोटे होते हैं जिससे खाद बनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो बुरांस के जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, आपने देखे होंगे, मोटे होते हैं। तो जिससे क्या किया जाता है, उनसे खाद बनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। और बुरांस वृक्ष की ऊंचाई की बात करें तो बुरांस वृक्ष की ऊंचाई कितनी होती है,
20 से 25 फीट होती है। ठीक है, याद रखिए, आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो 20 से 25 फीट होती है, याद रखेंगे। औषधि गुणों से युक्त बुरांस के फूलों का जूस जो है दोस्तों हृदय रोग के लिए बहुत लाभकारी होता है, आप सभी ने पढ़ा है। और बुरांस के फूलों से रंग भी जो है दोस्तों बनाया जाता है। और साथ ही साथ बुरांस की लकड़ी जो है ज़्यादातर जो है बुरांस की लकड़ी का ज़्यादातर प्रयोग ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, बुरांस वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 मीटर होती है। और ये दोस्तों जो बुरांस होता है ये औषधि गुणों से दोस्तों युक्त होता है। और बुरांस के फूलों का जो जूस होता है दोस्तों वह हृदय रोग के लिए बहुत लाभकारी होता है। और दोस्तों बुरांस के फूलों से जो है क्या किया जाता है, रंग भी बनाया जाता है। ठीक है, इनकी रंग भी बनाया जाता है बुरांस के फूलों से। और बुरांस की लकड़ी का ज़्यादातर प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। दोस्तों बुरांस की अवैध कटान के कारण वन अधिनियम 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस जो है इसको कब संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। ठीक है, तो संरक्षित वृक्ष घोषित कब किया गया, इसको वन अधिनियम 1974 में किया गया। क्लियर है, तो याद रखेंगे। तो बुरांस का दोस्तों अवैध कटान के कारण जो है वन अधिनियम 1974 में से संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। तो अगर आपको पूछा जाता है कि बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित कब किया गया, तो 1974 में किया गया। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं राज्य वृक्ष बुरांस से। बात करें सदाबहार वृक्ष है और वानस्पतिक नाम क्या है इसका, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है बुरांस। और इसका रंग जो है कैसा होता है, चटक लाल होता है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं वैसे दोस्तों इसका कलर जो है, इसका रंग में चेंज देखने को मिलता है। और 11,000 फुट की ऊंचाई पर जो है दोस्तों सफ़ेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं। और बुरांस वृक्ष की ऊंचाई की बात करें तो 20 से 25 फीट इसकी ऊंचाई होती है। तो दोस्तों सारे फैक्ट आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं राज्य पशु कस्तूरी मृग। ठीक है, चलिए, तो राज्य पशु क्या है, तो उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है, कस्तूरी मृग है दोस्तों। ठीक है, जिसको हिमालयन मस्क डियर भी कहते हैं। अगर आपको पूछा जाता है तो हिमालयन मस्क डियर किसको कहते हैं, कस्तूरी मृग को ही कहते हैं। ठीक है, बात करें ऊंचाई की दोस्तों, 3600 से लेके 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है कस्तूरी मृग। ठीक है, बात करें वैज्ञानिक नाम की, तो पूछा जाता है, आपको पूछा जा सकता है राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम क्या है कस्तूरी मृग का, मास्कस काइसोगॉस्टर। ठीक है, नाम याद रखेंगे, ये कस्तूरी मृग का दोस्तों वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगॉस्टर, याद रखेंगे। कस्तूरी मृग दोस्तों मुख्यतः केदारनाथ, फूलों की घाटी चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ के 2 से लेके 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। तो दोस्तों कस्तूरी मृग जो है कितनी ऊंचाई पर दोस्तों ये पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया 3600 से लेके 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है कस्तूरी मृग। और कहाँ पाया जाता है उत्तराखंड में, तो केदारनाथ मुख्यतः जो है, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में दोस्तों ये पाया जाता है। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की जो है कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, आपको पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की जो है दोस्तों 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। बात करें दोस्तों कस्तूरी मृग की जो औसत आयु होती है, कितनी आयु होती है कस्तूरी मृग की, तो कस्तूरी मृग की औसत आयु होती है 20 वर्ष, याद रखेंगे इसको। कस्तूरी मृग की जो है दोस्तों औसत आयु कितनी होती है, 20 वर्ष होती है। उसका अगला पॉइंट देखेंगे, कस्तूरी मृग की ऊंचाई दोस्तों लगभग 20 इंच और वजन जो है दोस्तों 10 से 20 केजी। और इनकी जो श्रवण शक्ति होती है वो बहुत तेज होती है। तो ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। कस्तूरी मृग की ऊंचाई अगर आपको पूछी जाती है तो लगभग 20 इंच जो है कस्तूरी मृग की क्या होती है, ऊंचाई होती है।
बात करें वजन की, आपको पूछा जा सकता है राज्य पशु कस्तूरी मृग का वजन कितना होता है। तो वजन होता है दोस्तों 10 से 20 केजी के बीच में, ठीक है। और इसकी जो श्रवण शक्ति होती है दोस्तों, इनकी श्रवण शक्ति जो है बहुत तेज होती है, ये याद रखेंगे। क्लियर है, आपने सारे फैक्ट याद रखने हैं, आपको कोई भी जो है यहाँ पर पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कस्तूरी मृग का रंग जो है कैसा होता है, पूछा जा सकता है आपको। रंग होता है भूरा। तो कस्तूरी मृग का रंग भूरा होता है जिस पर काले और पीले धब्बे पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला फैक्ट देखिए आत्मरक्षा के लिए दोस्तों, आत्मरक्षा के लिए दो बड़े बड़े दांत पाए जाते हैं जो बाहर की ओर निकले होते हैं। यानी कि जो कस्तूरी मृग है दोस्तों, वो अपनी रक्षा कैसे करता है, तो उसके पास दोस्तों दो बड़े बड़े दांत पाए जाते हैं जो बाहर की ओर निकले होते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों मादा मृग की जो है गर्भधारण अवधि कितनी होती है। तो जो मादा मृग होता है उसकी गर्भधारण अवधि होती है 6 माह की, ठीक है। और एक बार में दोस्तों एक ही मृग जो है जन्म लेता है, इसको भी याद रखेंगे। तो जो मादा मृग होता है दोस्तों, गर्भधारण अवधि उसकी 6 माह की होती है और एक बार में एक ही मृग का जो है जन्म होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है। तो दोस्तों कस्तूरी जो है एक आपका प्राकृतिक रसायन है दोस्तों, जिससे अनेक प्रकार के जो है सुगंधित सामग्रियां बनाई जाती हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों दमा, निमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड, मिर्गी आदि औषधि निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि कस्तूरी जो है किससे प्राप्त होती है। तो कस्तूरी केवल नर मृग से ही पैदा होती है, सॉरी कस्तूरी जो है केवल नर मृग में ही पाया जाता है, ठीक है, मादा में नहीं पाया जाता है, इसको याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। क्लियर है। एक मृग में दोस्तों एक मृग से एक बार में 30 से 40 ग्राम तक कस्तूरी प्राप्त की जाती है, ठीक है। अब मैंने कस्तूरी बता दिया आपको, कस्तूरी क्या होता है। कस्तूरी दोस्तों एक जो है आपका जटिल प्राकृतिक रसायन है जिसमें अद्वितीय सुगंध होती है। इसका उपयोग जो है सुगंधित सामग्रियों के अलावा दमा, निमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड, मिर्गी आदि के औषधि निर्माण में किया जाता है। तो दोस्तों एक बार में ये काफ़ी जो है विदेशी बाजार में जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा कीमत है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों ये जो है इनका जो है अधिक मूल्य होने की वजह से इनका अवैध शिकार जो है अधिक होता है, तो इसलिए इसको याद रखेंगे। तो कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है, आपको याद रखना है। और एक मृग से जो है एक बार में 30 से 40 ग्राम जो है कस्तूरी प्राप्त की जाती है, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि एक मृग में एक बार में कितनी कस्तूरी प्राप्त की जाती है, तो 30 से 40 ग्राम प्राप्त की जाती है। अगला फैक्ट देखिए कस्तूरी की मांग एवं मूल्य अधिक होने के कारण इनका अवैध शिकार अधिक होता है, इससे इनकी संख्या में गिरावट आई है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो कस्तूरी है मैंने आपको बता दिया, इसका प्रयोग जो है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक रसायन है दोस्तों जिसमें अद्वितीय सुगंध है। और इसका उपयोग दोस्तों जितनी भी सुगंधित सामग्रियां बनती हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों जो दमा है, निमोनिया है, हृदय रोग है और टाइफाइड, मिर्गी आदि की औषधि निर्माण में, यानी कि इनकी जो औषधि बनती है निमोनिया की, दमा की, हृदय रोग की, इनकी औषधि निर्माण में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है कस्तूरी का, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों कस्तूरी की मांग अधिक है और मूल्य अधिक होने के कारण जो है कस्तूरी मृग का जो है अवैध शिकार जो है अधिक होता है, जिससे इनकी संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है। अगला पॉइंट दोस्तों सरकार द्वारा इनके संरक्षण व संवर्धन के लिए दोस्तों 1972 में 72 से ही प्रयास किए जा रहे हैं। अब क्या क्या प्रयास किए सरकार ने, उन सभी पर हम बात करते हैं। तो यहाँ अपनी कस्तूरी मृग से सारे फैक्ट याद रखने हैं। कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पशु है जिसे हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है। और कस्तूरी मृग दोस्तों 3600 से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। और कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो है मास्कस कैसुगस्टर, ठीक है। और कस्तूरी मृग का जो कस्तूरी मृग की जो औसत आयु होती है वो 20 वर्ष होती है, मैंने अभी आपको बताया। और जो कस्तूरी है वो केवल नर मृग में ही पाया जाता है
और एक बार में दोस्तों 30 से 40 ग्राम जो है कस्तूरी प्राप्त की जाती है एक मृग से। और कस्तूरी के बारे में मैंने आपको बताया, कस्तूरी जो है एक जटिल प्राकृतिक रसायन है दोस्तों, जिसमें अद्वितीय सुगंध होती है और इसका उपयोग जो है कई चीज़ों में किया जाता है, मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ दोस्तों सरकार द्वारा दोस्तों कस्तूरी मृग के संरक्षण व संवर्धन के लिए 1972 से ही प्रयास किए जा रहे हैं। अब क्या प्रयास किए जा रहे हैं उन सभी पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला प्रयास किया दोस्तों 1972 में, देखिए पहला है 1972 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चमोली के जो है केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत 967.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है चमोली में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई, तो 1972 में की गई और इसका क्षेत्रफल कितना है, 967.2 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, ये भी आप याद रखेंगे। पहला प्रयास सरकार का। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा है 1977 में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, ये पूछा जाता है दोस्तों कई बार, तो महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र किस जनपद में है, तो ये है दोस्तों बागेश्वर जनपद में। तो बागेश्वर जनपद में है महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना कब की गई, 1977 में इसकी स्थापना की गई। तो कई किताबों में दोस्तों आपको ये 1974 भी देखने को मिलेगा। तो परीक्षा वाणी और इनमें जो है दोस्तों ये 1977 है और कई जगह दोस्तों ये 1974 भी देखने को मिला है। तो आप जो है दोस्तों ऑप्शन में याद रखेंगे कि महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र जो बागेश्वर जनपद में है, इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई। अगर ऑप्शन में आपका 1977 है और तो 1977 करेंगे, अगर 1974 होगा तो 1974 करेंगे। दोनों जो है दोस्तों आपके ऑप्शन में नहीं होंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरा प्रयास आपने देखा। तीसरा है दोस्तों 1986 में क्या हुआ, देखिए 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना की। ठीक है, तो कई बार पूछा गया है अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई, तो 1986 में हुई और अस्कोट अभ्यारण्य कहाँ है, ये है पिथौरागढ़ में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रयास देखिए दोस्तों 1982 में चमोली जिले के कांचुला खर्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। आपको पूछा जा सकता है कि कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ है, तो ये है आपका चमोली में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना हुई 1982। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने। किस प्रकार पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई और ये कहाँ स्थित है, तो चमोली में है और स्थापना हुई 1982 में। क्लियर है। तो दोस्तों सरकार के द्वारा अनेक जो है कस्तूरी मृग के संरक्षण और संवर्धन के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। 1972 से ही दोस्तों इसमें प्रयास किए गए। तो मैंने आपको बताया 1972 में दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने चमोली के केदारनाथ वन्यजीव विहार जो है उसके प्रभाग के अंतर्गत 967.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। 1977 में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र जो बागेश्वर जनपद में है, इसकी स्थापना की गई 1977। मैंने आपको बताया, याद रखेंगे। ऑप्शन में अगर आपका 1977 नहीं होगा तो 1974 आप करेंगे। ठीक है, अगर 1977 नहीं है तो 1974 करेंगे। ठीक है, दोनों जो है आपके ऑप्शन में नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों ईयर आप याद रखेंगे। उसके बाद अस्कोट का बताया पिथौरागढ़ का, उसके बाद मैंने आपको कांचुला खर्क चमोली का 1982। तो ये सारे आपको याद रखने दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो सेशन है यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट जो हम इसमें देखेंगे पार्ट 2 में, नेक्स्ट आगे की जो आपके जो इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक में आपकी जो जनपद तहसील वगैरह और साथ ही साथ ग्राम्य स्तर की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उन सभी पर हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।